Richa ma'am. I mean, it's very gracious of you to have called me that, somebody who can help enlighten students. All I'm here is to share some experience and probably some very academic knowledge that is there and probably as part of their syllabus. Yes. So, what has been offered to me to be taught and spoken about in this class? अब इस क्लास में दो तीन चीजें आपने मेरे को बच्चों के साथ शेयर करने के लिए बोला था. एक तो फैमिली मेंबर्स या फैमिली के चेंजिंग रोल्स, एक रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट और उसके अलावा अ लिटिल बिट अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल. I believe these three were the main things that we have to speak about in this class. Just give me a second. Okay. So before we start with the changing roles of family, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली फैमिली के रोल्स होते क्या है. मतलब इससे पहले कि मैं बोलूँ फैमिली मेंबर्स के रोल्स बदल रहे हैं, उनके बदलाव के कारण क्या है क्या नहीं है, हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे फैमिली के एज अ यूनिट क्या रोल्स होते हैं. So if we want to talk about the roles of the family, the first thing that we need to think is and understand why are we talking about it. हम ये फैमिली की बातें कर क्यों रहे हैं? हम फैमिली की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैमिली जो होती है वो सोसाइटी का सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है. अब किसी चीज को फंडामेंटल कहने के कई कारण हो सकते हैं. फंडामेंटल का मतलब ये है कि वो सबसे महत्वपूर्ण है किसी रूप में, है ना. समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप है. और महत्वपूर्ण होने के काफी कारण हैं क्योंकि फैमिली जो होती है वो पहली सोसाइटी होती है किसी बच्चे की. तो जो भी बच्चा पैदा होता है उसका जो फर्स्ट सोशलाइजेशन होता है वो परिवार के साथ होता है. परिवार एंड स्पेशली द फर्स्ट पर्सन अ चाइल्ड इंटरेक्ट्स विद हिज मदर. तो जो पहला इंटरेक्शन बच्चे का होता है वो माता पिता से होता है. और भी घर परिवार में जो भी लोग हों, अगर कोई सिबलिंग हो, कोई भाई बहन हो, दादा दादी हो, या जो भी लोग फैमिली में रहते हैं, वो पहली यूनिट होती है, पहला इंटरेक्शन पॉइंट होता है बच्चे के लिए. और स्पेशली अगर आप देखें कि बच्चा शुरुआत के कुछ सालों तक तो घर पे ही रहता है, घर पे ही सीखता है. तो अगर वो घर पे ही रहता है, घर पे ही सीखता है, तो जो उसकी प्राइमरी लर्निंग है वो घर पे ही हो रही है, वो फैमिली के साथ ही हो रही है, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 3. आई एम टॉकिंग अबाउट इन मोस्ट केसेस. आई एम नॉट, हम यूनिक केसेस को यहाँ पे डिस्कस मे बी अभी नहीं कर रहे हैं. तो ज्यादातर केसेस में बच्चा 3 साल 4 साल की उम्र तक घर पे ही रहता है और उसका सारा सोशलाइजेशन का मैक्सिमम भार परिवार के साथ ही होता है. So let us talk about one of these theories which were given by Joseph and Folsom, who spoke about कि क्या रोल्स होते हैं. तो ये जो आपको यहाँ पे मैंने I have not written this it's Jolson and am I correct? Joseph and Folsom. So Joseph and Folsom, these guys gave kind of a concept about what should be the role of family. फैमिली का सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल होना चाहिए, है ना. सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी के, ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या मेजर रोल्स होते हैं, उनके बारे में इन लोगों ने चर्चा की थी. अब पहला रोल ये कह रहे हैं, द फर्स्ट रोल ऑफ द फैमिली इज टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोपोगेट द रेस. सो रिप्रोड्यूस मतलब इफ अगर कोई हस्बैंड वाइफ, अगर कोई लोग शादी करते हैं तो उनका वन ऑफ द मेन रोल्स क्या है, टू रिप्रोड्यूस, टू हैव चिल्ड्रन एंड क्या कहते हैं, ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना. ये फंक्शन है, वन ऑफ द फंक्शंस दैट इज देयर फॉर अ फैमिली एज अ यूनिट. दूसरा इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक फंक्शन भी होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है, टू प्रोड्यूस एंड प्रिपेयर फॉर फाइनल कंजम्पशन ऑफ सम ऑफ द मटेरियल गुड्स दैट वी यूज. मतलब एक परिवार एक ऐसी यूनिट होती है जो कि सोशली जो भी एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग फैमिली परचेजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड फैमिली आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन इकोनॉमी ऑफ अ नेशन और अ सोसाइटी. मतलब हम कंज्यूमर्स कैसे हैं, तो हम खाद्य पदार्थ खरीदते, खाते तो हम दाल, चावल, आटा,
तेल, ये सब खाते हैं। इसके अलावा आई मीन यू कैन गो फर्दर, हम कपड़े पहनते हैं, हम घर में रहते हैं, हम बिजली कंज्यूम करते हैं, हम पानी कंज्यूम करते हैं। सो वी आर कंज्यूमर्स ऑल्सो, एंड वी आर ऑल्सो इन, बिकॉज वी आर मेजर कंज्यूमर, फैमिलीज जो हैं वो मेजर कंज्यूमर्स होती हैं, इसीलिए वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है किसी भी सोसाइटी का या स्टेट का या नेशन का, उसमें वो कंट्रीब्यूट करती है। फिर उसके अलावा जो फैमिलीज होती हैं वो रिक्रिएशन का भी रोल अदा करती है ना। और रिक्रिएशन से हमारा क्या मतलब है? सो दे आर सेइंग दैट इट प्रोवाइड्स स्पेसेस, फैसिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिक्रिएशन और प्लेजेंट यूज ऑफ लेजर टाइम। तो वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट फैमिली एंड नॉट ओनली अ चाइल्ड विद इन अ फैमिली। सो फैमिली जो होती है वो, उसमें हम लोग जो होते हैं, सो लेट्स से देयर आर दादा दादी, भाई बहन एंड मम्मी पापा। हर समय हम लोग कुछ ना कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, हर समय देयर आर सम टाइम्स, कुछ समय हमें निकालना चाहिए, बिकॉज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये कहावत हम सबने सुनी है कि सिर्फ काम ही काम करें और कोई मस्ती ना करें तो इंसान डल हो जाता है, उसकी सोचने समझने रिलैक्स करने की सारी शक्तियां खराब हो जाती हैं। तो जो फैमिली है वो एज ए यूनिट हमें फैमिली मेंबर्स को रिक्रिएशन करने का भी मौका देती है। रिक्रिएशन किसी भी तरह से हो सकता है। रिक्रिएशन आप अपने दादा दादी को रिक्रिएशन होता है अगर वो अपने पोते पोती नाती सबसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको अपने उनकी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं अपने, कि मेरे साथ जब मैं छोटा था तो ये हुआ, जब मैं ऐसा था। सो दे इट इज अ फॉन्ड मेमोरीज को रिविजिट करते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन फॉर दादा दादी। बच्चे नई नई कहानियां, इंटरेस्टिंग चीजें जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था, देखा नहीं था, वो सुनते हैं दादा दादी से। सो दैट इज ऑल्सो रिक्रिएशन। पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, परिवार साथ में बैठ के मूवीज देखता है, या साथ में ना बैठ के भी, तो अगर मैं अकेले अपने कमरे में बैठ के मूवी देख रही हूँ, दैट इज माई रिक्रिएशन, which is facilitated by a house that I live in, and I live in that house with my family. So family is also providing space for recreation, for a relaxed time, for a leisure time. ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल फंक्शंस होते हैं ना। एजुकेशनल फंक्शंस से, स्पेशली इसका जो एजुकेशनल फंक्शन से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वो बच्चों से रिलेटेड है। तो जो बच्चे होते हैं, तो हमने जैसा कि कहा कि पेरेंट्स या फैमिली पहली सोसाइटी होती है बच्चे की, है ना। और आई एम श्योर इस क्लास में एज आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, रिचा मैम ने मुझे बताया कि तीनों बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं। तो अगर बॉर्नफ्रेंड ब्रेनर की थ्योरी आप में से किसी ने पढ़ी हो, बॉर्नफ्रेंड ब्रेनर gave a theory. Where am I? Okay. Second, I can't. Am I still here? Can't see my. Yeah, your screen is visible. मेरे को मेरी स्क्रीन खो गई। Anyway, I don't know where am I. Okay. Anyway, I can't find myself on my multiple tabs that I've opened. Let me find. But your slides are not moving, I suppose. It is on the No. first. Acha, slides are not moving. Uh, Here I am. No, the functions of family, this slide is visible, right? we are still on this slide. So अगर हम एजुकेशनल फंक्शंस की बात करें, तो एजुकेशनल फंक्शन से हमारा मतलब ये होता है, स्पेशली फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए, तो 0 से लेके 3, 3.5, 4 साल तक बच्चा तो ज्यादातर घर पे ही रहता है, तो उसको एजुकेट करना। अब एजुकेट से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको आ आ ई क ख ग घ 1 2 3 4 ये सिखाना। एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच होता है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि हमें बच्चा लेट्स टॉक, बच्चे को बड़ों के साथ, बड़ों को आप बोलना है, छोटों को तू बोल सकते हैं, अपनी उम्र के बराबर के लोगों को तुम बोल सकते हैं, हमें कैसे किसी का आदर करना चाहिए, सुबह उठ के हमें गुड मॉर्निंग करना चाहिए या नमस्ते करना चाहिए या बड़ों का पैर छूने चाहिए, हमें हमारा सामान कहीं पे ऐसे पूरे दिन सारे दिन घर में पड़ा हुआ ना हो, हमें उसको समेट के रखना चाहिए। तो ये सारी मॉरल एजुकेशन या मैनरिज्म या अपने आप को पर्सनल कंडक्ट, मेरे को सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, फिर वॉशरूम यूज करना चाहिए, रोज सुबह हमें नहाना चाहिए, ये सारी चीजें भी एजुकेशन का हिस्सा होती हैं।
तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो शुरुआत से सबसे पहले ये सारी एजुकेशन फैमिली या फैमिली मेंबर्स से लेते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, जब 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब स्कूल जाने लगते हैं, तभी भी वो बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो बैंडेरा करके एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने सोशल कॉग्निटिव लर्निंग की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चे और उसके अलावा अडल्ट्स भी, आप और मैं भी, हम लोग दूसरे को इमिटेट करके भी बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि अगर मम्मी उनकी साड़ी पहनती हैं तो वो कहीं छुप के एक चुन्नी लेके उसकी साड़ी बनाते रहेंगे, या उन्होंने अपने पापा को दाढ़ी बनाते हुए देखा है तो उनको छुप के दाढ़ी बनाना शुरू कर देंगे, उनके पापा जैसे बाल बनाएंगे या उनकी मम्मी जैसे बाल बनाएंगे। सो दे आर लर्निंग इवन व्हेन यू आर नॉट टीचिंग देम। अगर पेरेंट्स एक्टिवली बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं तो भी वो सीख रहे हैं ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से। सो एजुकेशनल फंक्शन भी फैमिली सर्व करती है। उसके अलावा it is saying that to maintain certain social control, whether called discipline or otherwise, over its member and in interests of larger society. वो ये कह रहे हैं कि सोशल कंट्रोल मतलब बिकॉज मैं साइकोलॉजी पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट एज वेल एज काइंड ऑफ टीचर ऑफ साइकोलॉजी। आई कीप talking about some theories of psychology. So social control, तो सोशल कंट्रोल से यहाँ पे क्या मतलब है? सोशल कंट्रोल में अगर हम फ्रॉइड की थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड एक साइको एनालिटिकल इंसान, एक काइंड ऑफ साइकोलॉजी के एक बहुत माने हुए थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, साइको एनालिसिस के अंडर आती हैं। उसमें उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में भी बात की थी। मॉरल डेवलपमेंट में मतलब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इड, ईगो और सुपर ईगो का। इड, ईगो, सुपर ईगो मतलब ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही इंस्टिंक्चुअल होता है। इंस्टिंक्चुअल मतलब जब वो क्रॉल करने लगता है, उसके सामने कोई सामान रखो तो वो सामान रखा है और अगर उसको पसंद आ रहा है तो उसको वो सामान चाहिए, नो मैटर व्हाट। ठीक है, आप 2 साल के बच्चे के सामने या 1.5 साल के बच्चे के सामने अगर चॉकलेट रखी है तो उसको चाहिए। अब वो चॉकलेट चाहे आपकी हो, चाहे जो मेहमान आए हैं उनकी पर्सनल चॉकलेट हो, वो चॉकलेट आपके बॉस घर पे बैठे हैं, मतलब मम्मी पापा के बॉस घर पे आए हुए, कुछ ही हो, दे विल वांट द चॉकलेट, दे विल गो एंड टेक द चॉकलेट। उनका कोई अपने इंस्टिंक्ट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता। अब ये इंस्टिंक्ट्स पे कंट्रोल पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है, एक तरह से एक डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है कि किससे आप क्या ले सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप उनसे छीन नहीं सकते, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कैन यू प्लीज शेयर योर चॉकलेट विद मी। आप बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि क्या आपका है और क्या दूसरे का है, और things like sharing, things like if you have to ask for something, ask for permission, be polite when you're asking for permission, be courteous, badtameezi na kar. So all these discipline actions are also to be taught by family. इसकी जिम्मेदारी भी family की होती है। उसके अलावा it is also saying, Joseph and Folsom are also saying that to provide certain direct emotional satisfaction to individual, including society, love, sex and affection. तो इंसान जो बच्चा या बड़ा या जो भी होता है, for everyone, it's not only for a child, बट सबके लिए, बड़े के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली एक आउटलेट भी होता है उनके इमोशंस के विकास के लिए भी और इमोशंस के सेटिस्फैक्शन के लिए भी। इमोशंस के सेटिस्फैक्शन की में अगर हम बात करें तो अगेन मैस्लो की नीड हायरार्की की भी बात कर सकते हैं हम, या हम इम्प्रिंटिंग, बहुत सी थ्योरीज हैं यहाँ पे साइकोलॉजी की। इमोशनल सेटिस्फैक्शन से हमारा क्या मतलब है? हमारा ये मतलब है कि इंसान जो होता है वो सोशल एनिमल होता है ना। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। व्हेन वी से ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, दैट मींस दे लाइक टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद अदर्स। इंसान दूसरों के साथ अपने आप को एसोसिएट करना पसंद करते हैं। वो एसोसिएशन फ्रेंडशिप हो सकता है, वो एसोसिएशन फैमिली हो सकता है, वो एसोसिएशन एक किसी भी फॉर्म में हो सकता है।
तो हम चाहते हैं कि हम किसी के साथ एसोसिएट करें, somebody should like us, we should like somebody should love us and we should love somebody. So हमें चाहिए कि कोई हमारा हो जिसको हम भी प्यार कर सके और हमें वो प्यार करे. ये जो नीड है, ये इमोशनल नीड, ये काफी हद तक to a certain extent, I mean to maximum extent, फैमिली यूनिट में ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना आसान होता है. और फैमिली का एक रोल भी होता है टू प्रोवाइड इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू अ पर्सन. हम पर्सन की बात कर रहे हैं, हम बच्चे की भी बात कर रहे हैं, हम मम्मी पापा की भी बात कर रहे हैं, हम भाई बहनों की भी बात कर रहे हैं, हम दादा दादी की भी बात कर रहे हैं, whoever it is. And you can go to extended family also, cousins and mausis and mausas and chachas. They are the unit which provide you emotional satisfaction. So providers of love, affection, social identity, all these things are provided by your family. ओके, ये 6 मेजर रोल्स हैं जो जोसेफ और फॉल्सम ने जिनके बारे में बात की थी. इन 6 रोल्स के अलावा आई एम श्योर और भी बहुत सारे फंक्शंस फैमिली के एज ए यूनिट होते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, बिकॉज ऑफ some reasons such as economic changes, employment opportunities, choice of employment, education changes. Now what are these? These are some of the reasons जिनके कारण ये जो हमने 6 रोल्स फैमिली के बताए, और इन 6 रोल्स के बेसिस पे लोगों का, जो फैमिली की यूनिट में लोग हैं, उनका उनके पर्सनल रोल का निर्धारण इन 6 मेजर रोल्स से होता है ना. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल फादर इज अ प्रोवाइडर. हम कभी भी फादर फिगर की बात करते हैं तो फादर इज अ प्रोवाइडर ऑफ money in the house. Mother is provider of food in house and also affection. ऐसे ही दादा दादी are supposed to provide guidance, supposed to provide maybe some inheritance. तो ये जो 6 फंक्शंस हैं, इनके बेसिस पे जितने भी लोग होते हैं फैमिली में, उनके पर्सनल रोल्स का निर्धारण भी होता है कि what is the function of a father, what is the function of a mother, what is the function of a child, what are the functions and what are the roles of grandparents, and likewise all these roles are defined on basis of these 6 major roles of a family as a unit. But what is happening, होता है, हो क्या रहा है, और ये एक डायनामिक चीज है. ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी हो रहा है. कुछ कारणों के there are some reasons जिनके कारण जो ये रोल्स है, सो हम फादर को हमेशा ब्रेड अर्नर मानते हैं कि फादर जो है वो नौकरी करते हैं, वो घर में पैसे लाते हैं. लेकिन क्योंकि सोसाइटी और सिस्टम चेंज हो रहा है, देयर आर सोशल चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन सोसाइटी, देयर आर इकोनॉमिक चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन सोसाइटी, जिसके कारण विमेन आर आल्सो बिकमिंग इंडिपेंडेंट. ठीक है. सो समाज में बदलाव के साथ और बढ़ती इकोनॉमिक जरूरतों के कारण और बढ़ती महिलाओं के इंडिपेंडेंस के कारण there are some economic changes that are happening. So more and more women are getting education. ज्यादा अब हम सभी, अभी मैं बोलने वाली भी एक वुमन हूँ और आप सुनने वाले भी बच्चे वुमन ही हैं. So आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ. Now probably 30-40 years back बहुत ज्यादा विमेन नहीं थी जो नौकरियां कर रही थी, लेकिन आज के टाइम पे आई थिंक ऑलमोस्ट if not 50% but approximately 50% of the women are working right now. तो fathers जिनका एक main role bread earner या person who provides money and brings money to the house, that is changing. वो अब बदल रहा है. अब औरतें भी परिवार की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं. ठीक है. अब अगर महिलाएं परिवार की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इससे क्या मतलब हुआ कि जो उनके घर के रोल्स हैं, सो वट एवर रोल्स दे वर प्लेइंग एट होम ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ मदर, दैट ऑल्सो हैज टू बी changed to a certain extent. So first only men were going for jobs, now even women are going for jobs. Men were only the ones who were contributing money in the house, घर पे वही पैसे ला रहे थे. अब women also are bringing money. So hence जो मदर का या वाइफ का या वुमेन का रोल था एट हाउस, विच वाज घर पे क्या रोल था महिलाओं का, घर के काम करना, तो घर को मेंटेन करना, सफाई रखना, खाना बनाना,
बच्चे पालना, तो क्योंकि वो बहुत सारा समय दे आर कंट्रीब्यूटिंग outside. So these roles have to be taken up by the men of the house also, है ना, क्योंकि महिलाएं भी बाहर जा रही हैं, बहुत सारा समय बाहर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसलिए घर के कामों में भी आदमी जो मतलब फादर हैं, हस्बैंड हैं, they also have to start to take up the role of a household, you know, I would not say a house husband, but of a household, you know, worker. तो अब घर के जो काम है वो men are also taking up. This is happening because of the changes in needs, जो economic needs हैं परिवार की, वो change हो रही हैं, जिसके कारण महिलाएं बाहर हैं, तो इसलिए घर के अंदर की भी needs change हो रही है. Now talking about, you know, education changes, तो हमने जब ये जो 6 रोल्स की बात की थी, हमने इन 6 जो फैमिली के रोल्स होते हैं जिसमें बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चे को इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, बच्चे को रिक्रिएशन प्रोवाइड करना. Now, if you talk about these 3 things in context of a child, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में रिक्रिएशन, एजुकेशन और इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात करें, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए नाउ द प्राइमरी सिस्टम्स कौन से हो गए हैं? स्कूल्स या एजुकेशन सिस्टम जो हो गया है, उनको अब प्राइमरी यूनिट माना जाता है सोशल मॉरल एजुकेशन के लिए और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए और इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए. क्या मतलब है इस चीज से? तो क्योंकि women have started to work, men are also working, and it has become a need of the hour that बच्चा, तो अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कई बार या तो फ्रेशर्स में जाते हैं या किड्जी या इस तरह के स्कूल्स में जाते हैं, इनफॉर्मल सिस्टम्स में जाते हैं, जहाँ पे वो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं. ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन या उससे भी छोटे के लिए बच्चे आजकल, देयर आर एजुकेशन सिस्टम्स, देयर आर institutions, bodies that are there, जहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है, एंड वहाँ पे ही बच्चों की जो मॉरल एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन है, academic एजुकेशन है, इमोशनल नीड. सो व्हाट डू आई मीन बाय इमोशनल नीड? वहीं पे बच्चे को प्यार मिलना, सोशल आइडेंटिटी मिलना, इन सब की जिम्मेदारी अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की होती जा रही है, चाहे हम उसको प्राइमरी, प्री प्राइमरी या प्रॉपर स्कूल एजुकेशन से जोड़ें. सो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव बिकम द प्राइमरी गिवर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ satisfactions and education. Then they are talking about choice of employment opportunities. Now ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोविड में हमने देखा बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जैसे आईटी इंजीनियरिंग का या फिर किसी तरह की एडवाइजरी या कंसल्टेंसी देने का जो जॉब है, वो इट कैन वर्क, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है. सो देयर आर सम मदर्स, बहुत सारी मदर्स या इनफैक्ट बहुत सारे फादर्स भी हैं जो कि चेंजिंग टाइम से जो नेचर ऑफ जॉब बदला है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फादर है, वो ही इज वर्किंग इन बायजूस, सो बायजूस and there are many other, Khan Academy, all these are एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि वर्चुअल मोड पे चलते हैं. वर्चुअल मोड पे मतलब ऑनलाइन मोड पे चलते हैं. और अगर इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन दीज सिस्टम्स, दे कैन सिट एट होम and still be a teacher, still be an instructor with Khan Academy or Byju's. Having said that, तो इसमें क्या है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है आपका, आप जो चूज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, उसके हिसाब से भी आपके फैमिली, सो द फादर विल स्टे एट होम एंड प्रोबेबली जो मदर है, व्हाट हैपेंड, सो जो मदर है, शी मस्ट बी, लेट्स से शी इज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, सो शी गोज, उनका तो सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज होता है. फादर इज स्टेइंग होम वर्किंग, डेफिनेटली. So this is such a different model based on the choice of employment that a person is making. So here in this context, the children, they see their fathers more at home and they see their mothers less at home. What are we trying to establish here? That these 4, and other than this, probably some of the social changes that have happened are leading to changing, social changes that are happening are leading to changes
in dynamics within the family and changing the roles within the family. So this was a little bit about roles and changing roles in family. Now let us talk about a concept of responsive parenting, है ना? अभी तक हम परिवार परिवार और परिवार में बच्चे पे फोकस कर रहे थे, अब हम बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स पे फोकस करेंगे, है ना? बच्चे के साथ साथ हम पेरेंट्स पे फोकस करेंगे और हम रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की बात करेंगे. हम पेरेंटिंग से पहले रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की बात करेंगे. रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये शब्दों के रूप में तो अभी थोड़ा सा नया है. नया मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 साल पहले ही आया है. नया मतलब दिस कॉन्सेप्ट एज अ एकेडमिक कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल फ्रेमिंग इसकी पिछले 10-12 सालों में ही सबसे ज्यादा हुई है, पर रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की जरूरत हमेशा ऐसे ही रही है. और रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग क्या होती है, और हम लोग इन फर्दर स्लाइड्स वी विल आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग टेक्निक्स. हम कुछ टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की. तो रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है ना? रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग से पहले रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की जरूरत क्या है, रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम लोगों ने ना सिर्फ हमारी किताबों में बट टीवी में भी हॉर्लिक्स और कोई भी वो एनर्जी ड्रिंक का जो बच्चों के लिए ऐड आता है उसमें हमने देखा है कि एंड देयर आर मल्टीपल रिसर्चर्स दैट आर आल्सो एस्टैब्लिशिंग दैट व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा पैदा होता है उसके शुरुआत के 1000 दिन, दैट मीन्स फर्स्ट 3 years जो होते हैं उस बच्चे के, वो बहुत 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 ज्यादा वाइटल होते हैं. इम्पॉर्टेंट मे बी बट वाइटल होते हैं, बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं. मतलब वो पहले के 1000 दिन जो होते हैं वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत तेजी से ब्रेन डेवलपमेंट होता है. तो फॉर रिसर्चर्स कुछ कहती हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो दे आर बोर्न विद 20 बिलियन न्यूरॉन्स. उनकी ब्रेन में 20 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ टेंटेटिवली वो पैदा होते हैं. और शुरुआत के जो उनके 3 साल होते हैं जिनको यहाँ पे 1000 दिन से इंडिकेट किया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें बहुत सारा ब्रेन डेवलपमेंट चलता है. ठीक है, अब इस ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इस ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए what do we have to take care, मतलब what are the parents supposed to take care, पेरेंट्स को किस किस का चीज का ध्यान रखना चाहिए. सो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर हेल्थ रहे. हेल्थ रहे मतलब उसको कोई बीमारियां ना पकड़े, उसको कोई वायरस ना पकड़े, तो प्रॉपर हेल्थ रहे. एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, जो भी उस बच्चे की शारीरिक जरूरत जितनी है, जिस जिस प्रकार की न्यूट्रिशन की जरूरत है, जिस तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जिस भी नेचर के न्यूट्रिशन की जरूरत हो वो उसको मिल रहा है उन शुरुआती दिनों में. उसके अलावा वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट से सेफ गार्ड रहे, गिरे नहीं, पड़े नहीं, सेफ रहे, हाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहें. तो to provide responsive parenting means that the caregivers, जो पेरेंट्स हैं या जो caregivers हैं, वो बच्चे की प्रॉपर हेल्थ, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग कहलाता है. आई रिपीट इट अगेन. रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग क्या है? रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग बच्चे को प्रॉपर हेल्थ, hygiene, adequate nutrition, protection, early learning opportunities, ये सब प्रोवाइड करना ही रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग होता है. तो पेरेंट्स को ensure through their upbringing, through their whatever that they do with their child at home, उनको ये ensure करना होता है कि वो उनको अच्छा न्यूट्रिशन, उनको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, उनको प्रोटेक्शन, लव, केयर सब प्रोवाइड करें. ये उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है. सो दे आर सेइंग दैट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ओके, क्यों जरूरत है. तो इफ यू सी दिस पैराग्राफ दैट इज लिस्टेड हियर, it is saying that lack of positive relationship, inadequate supervision and absence of involvement of parents
are strongly associated with the child's increased risk of behavioral and emotional problems. They also affect brain development with a long-term impact on children. It is critical that parents, including fathers, spend quality time with children and give their child the best start in their life. ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की जरूरत क्यों है. रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर ये ना हो तो हम बच्चे का विकास ढंग से नहीं हो पाता है. अगर हम अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा माहौल, अच्छा बच्चे पे अच्छे से नजर रखना या उनके साथ इन्वॉल्व रहना, ये अगर हम उनके साथ नहीं करते हैं तो बच्चा एट रिस्क हो जाता है बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए, है ना. नॉट ही ओनली बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो अगर न्यूट्रिशन, स्पेशली न्यूट्रिशन का भी अगर एब्सेंस होगा या किसी तरह से कमी होगी तो उनका ब्रेन का विकास नहीं होगा. दे माइट डेवलप सम diseases or disorders because they are not given the proper nutrition. So a parent are supposed to provide all these things. Why? Because this will help in proper behavioral and emotional and physical development of the child, including very important, which is brain development. So they're saying they're also affect the brain development with long-term impact on children. It is critical that the parents, including fathers, so they are saying शब्द क्या है, रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग. सो पेरेंटिंग की जिम्मेदारी यहाँ पे इस चीज को भी स्टैब्लिश किया जा रहा है कि पेरेंटिंग की जिम्मेदारी सिर्फ मदर्स की नहीं होती है. पेरेंटिंग की जिम्मेदारी दोनों की होती है. मदर्स एंड फादर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. या फिर अगर घर पे और भी कोई केयर गिवर है, कोई बहुत बड़ा भाई बहन है या दादा दादी रहते हैं, सो दे बिकम द केयर गिवर. सो रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हर केयर गिवर की जिम्मेदारी होती है. नाउ वी कैन टॉक अबाउट are we here or have we slept? इतना अभी हम लोग हैं. रिचा मैम, हम लोग हैं या हम बोर हो गए? चलिए ठीक है. ओके, so we will talk about some of the things that are important. तो हमने क्योंकि पहले 1000 दिन की बात की थी, तो 1000 दिन पहले तो 365 करके पहले 1000 दिन ऑलमोस्ट 3 साल में हो जाते हैं, पर हम उसके भी बियॉन्ड जाएंगे. और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग की जो जरूरत है वो सिर्फ पहले 1000 साल तक के लिए इम्पोर्टेंट, पहले 1000 दिन तक के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं. पर पहले 1000 दिन काफी वाइटल होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. हाँ, एक तो हम ये चीज स्टैब्लिश कर रहे हैं, और दूसरी चीज ना सिर्फ पहले 1000 दिन पर पहले 8 साल, शुरुआत के बच्चे के 6 से 8 साल जो होते हैं उसमें ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हो रहा होता है. तो ब्रेन का विकास आज के दिन में भी मेरा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है. वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, वी आर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, वी आर लर्निंग न्यू स्किल्स. हम कुछ नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं, नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो लर्निंग तो हमारी भी हो रही है, विकास तो हमारा भी हो रहा है. लेकिन ये जो शुरुआती दिन होते हैं, first 3 years and in extension first 6 to 8 years, आपका ब्रेन काफी एक्टिव होता है as compared to the activity right now. तो क्योंकि वो काफी एक्टिव होता है तो इसलिए काफी जरूरत पड़ती है कि वो सही दिशा में उस ब्रेन का विकास हो रहा हो. तो हमने रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है. तो पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो है 0 से 2 साल के बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट थिंग, एंड दीज आर ऑल टेक्निक्स फॉर रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग. ये रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग के अंडर जो एक्टिविटीज हम करते हैं या करनी चाहिए, एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन यूनिसेफ स्टडी and are very well followed across all countries across the globe. पूरी दुनिया में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में करनी चाहिए क्योंकि ये महिला ने साड़ी पहनी है यहाँ पे तो सिर्फ भारत के लिए. दिस इज फॉर एवरीवन, सबके लिए, ग्लोबली, ठीक है. सो 0 से 2 साल के बच्चों के लिए दे आर सेइंग नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टच. there's the whole study, psychology में एक study, I'm forgetting, Babinski,
बाबिंस्की करके एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने एक रिसर्च किया था टच पे। उन्होंने रिसर्च किया था बंदर के बच्चे के साथ। तो उन्होंने क्या किया था, बंदर का बच्चा लिया, मतलब ऑफ कोर्स मल्टीपल बच्चे लिए, और एक बंदर उन दोनों के बंदर के नए नए पैदा हुए थे वो लोग, दे वर वेरी यंग, और उन्होंने बाबिंस्की ने क्या किया कि एक बंदर के बच्चे को, दोनों की मदर्स नहीं थी या मदर्स से सेपरेटेड थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट उन्होंने क्या किया, एक बंदर के बच्चे को एक तार से बनी हुई, मतलब उन्होंने एक तार से एक तार का गुच्छा बना के एक बंदर बनाया। तो एक बंदर के बच्चे को तो तार से बनी हुई मम्मी को के हाथ में पकड़ाया, जो मॉडल विच वाज मेड आउट ऑफ वायर्स, ठीक है, और एक बंदर के बच्चे को जो टेडी बियर सॉफ्ट टॉय वाला मटेरियल होता है उससे बने हुए बच्चे, उससे बनी हुई मदर के पास पकड़ाया। और दोनों सिस्टम्स जो थे तार वाली मम्मी और सॉफ्ट टॉय वाले कपड़े की मम्मी, दोनों सिस्टम्स में मिल्क, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग टाइप सिस्टम उन्होंने रखा, मतलब उन्होंने बॉटल्स इंड्यूस कर रखी थी। So the Babinski wanted to see if there is any effect of this softness, this touch, जिसे हम कहते हैं ना warmth of a touch, and he found out that just by the warmth and cuddliness of a mother, जो कि soft toy की mother ने उसको provide किया, वो बच्चे को एक बहुत ही high level का emotional satisfaction देता है. So the warmth, the love that can be provided by touch, and that can only be provided by touch, and by touch we mean hugging the child, keeping him or her in your lap. So there's so many things that, and touch has been established as one of the primary thing which a parent should do. So they should, उनको अपने खुद के बच्चों को नहलाना चाहिए, उनको पैट करना चाहिए, उनको थपथपाना चाहिए, उनको हग करना चाहिए, और ये एक हमारे को बायोलॉजिकली बच्चे को एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है और ये हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है टच. देन दे आर सेइंग टॉक टू योर बेबी. और टॉक टू योर बेबी, वो छोटा बच्चा होता है उसको कोई बोलना नहीं आता है, तै तै पै पै मैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 0 to 2 years. तो 10-12 महीने बाद बच्चा बोलना सीखता है, लेकिन आपको बच्चे को स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट, स्टिम्युलेटिंग, तो हम सब जानते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, भाषा का विकास जो है, या कोई भी भाषा आप सुन के सीखते हैं. आप कभी, इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आप लोग को सबको फ्रेंच क्लास, जर्मन क्लास में, कॉलेज में भी कोर्स कराते हैं कभी कभी, तो आप अगर उसमें एनरोल करेंगे तो आपको पता चलेगा, और आप मे बी यू ऑलरेडी नो दैट लैंग्वेज पहले हम जब सीखते हैं तो हम सुन के सीखते हैं. तो बच्चे को अगर आप स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देंगे, चाहे वो बच्चा आपकी बात समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, पर आप, यू शुड टॉक टू योर बेबी, यू शुड, फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ऑल्सो टू बी कनेक्टेड टू योर चाइल्ड. आपको अपने बच्चे से कनेक्टेड फील करने के लिए, कराने के लिए, यू शुड टॉक टू योर बेबी. Then they're saying show things around. Now show things around is to बच्चे का दिमाग स्टिमुलेट करने के लिए जो चारों ओर चीजें हैं घर में या घर के बाहर, चिड़िया, गमले, पेड़ पौधे, इन सारी चीजों से, अलमारी में कपड़े, रंग, चीजें, किचन में, आई मीन अंडर सेफ्टी ओनली. ऐसा नहीं कि आप किचन में उनको बर्तन दे दें बजाने के लिए और ये सब, I mean, वो भी दे सकते हैं, बट within the safety module you should show the kids around and make their environment as stimulating as possible. Then 2 से 4 साल के बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, talk and listen. Talk and listen मतलब आप इससे पहले वाली कंडीशन में आपका बच्चा तो कुछ तै से ज्यादा कर नहीं पा रहा था, पर अब बच्चा जब 2 से 4 साल की उम्र में होता है तो वो कुछ बोल भी पाता है, कुछ बात भी कर पाता है, चाहे वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, छोटे सेंटेंसेस हो. आपको बच्चे से बात करनी चाहिए, सो दैट बिकॉज अभी भी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू तो हो गया था 0 से 2 में, बट अभी भी चल रहा है. तो आप जब बातचीत करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली शब्द पकड़ता है, ऑटोमेटिकली ग्रामर सीखता है. दिस इज अ वेरी ऑटोमेटिक, आई मीन चॉम्स्की का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की थ्योरी एंड मेनी अदर थ्योरीज दैट आर देयर. सो
अगर आपको कोई बच्चे को कोई भाषा सिखानी है, आपको उससे बातचीत करनी चाहिए, और जितनी आप बातचीत करेंगे, एंड ये भी कहा जाता है कि बच्चे के शुरुआती सालों में आपको उसको कि बहुत सारी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज मतलब अगर आपके घर में मारवाड़ी बोली जाती है, घर के बाहर हिंदी बोली जाती है, और कॉलेज और स्कूल में अंग्रेजी बोली जाती है, तो आप ये तीनों भाषाएं एक साथ बच्चे को सिखाना इंश्योर कर, जबरदस्ती नहीं ऑफ कोर्स, बट यू कैन इंश्योर, बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। आप ये तीनों भाषाएं आप मल्टीलिंगुअल बना सकते हैं बच्चे को एट अ वेरी यंगर एज। देन दे आर सेइंग कि यू शुड स्ट्रक्चर द डे। आप बच्चे को सुबह क्या होती है, शाम क्या होती है, सोते कब हैं, जगते कब हैं, सुबह उठ के हमें पहले क्या करना होता है, नहाना धोना होता है, फिर यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए, वो सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक बच्चा जो कि 2 से 4 साल की उम्र में। बच्चे के साथ मजे करने चाहिए, ठीक है, जो भी बच्चे को पसंद है उसके हिसाब से, उसको नाचना गाना पसंद है, उसको ड्राइंग करना पसंद है, उसको मिट्टी के साथ खेलना पसंद है, जो भी पसंद है, रिक्रिएशन, एक रिलैक्सिंग टाइम होगा बच्चे के लिए, जो उसका मन मर्जी करे वो आप उसके साथ करें, एंड यू विल एंजॉय एंड द चाइल्ड विल आल्सो रिलैक्स एंड फील कनेक्टेड विद यू। Then they're saying set boundaries. Set boundaries again going back to Freud's theory of id, ego and super ego, जहाँ पे 2 से 4 साल की उम्र में बच्चे का कॉन्शियंस मतलब क्या सही है क्या गलत है, किसी से छीन के खाना गलत है, कोई चीज तुम्हें पसंद है तो तुम उसको उठा लो, सड़क पे गिरी चीज है तुम्हें चमक रही है तुम्हें उठा लो। सो यू हैव टू tell the child what is right, what is wrong, what is moral, what is not right. All these things you have to set a boundary around the child. Then they are saying that keep digital media away. अच्छा, digital media बहुत ही स्टिमुलेटिंग, एक छोटी सी जो फोन की स्क्रीन होती है वो इतनी स्टिमुलेटिंग होती है, उसमें इतनी आवाजें, इतने रंग, इतनी ऑप्शंस होते हैं कि वो बच्चा उनसे हमेशा ही अट्रैक्टेड रहेगा। लेकिन आपको मिनिमम यूज करने देना है, ऐसा क्यों है? बहुत से कारण है। अगर हम बायोलॉजिकल कारण की बात करेंगे तो जो स्क्रीन की रेडिएशंस जो एमिट होती हैं, और आपका जो वेरी लिमिटेड आई मूवमेंट होता है बच्चे का, क्योंकि वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो टीवी या कंप्यूटर या आईपैड या फोन को देखता रहता है, तो उसका आई मूवमेंट भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और रेडिएशंस भी आपके रेटिना आंखों पे पड़ रही होती है, जो कि बहुत अनहेल्दी है फॉर योर आईज। So that is one of the reasons. Then second is बच्चा सारा स्टिमुलेशन उसी स्क्रीन से लिमिटेड कर देता है, और फिजिकल स्टिमुलेशन उसका कुछ नहीं होता, कूदना फांदना दौड़ना जंप करना कुछ नहीं होता। तो फिजिकल स्टिमुलेशन तो होता ही नहीं है बच्चों का अगर इफ दे आर लिमिटेड, सो दैट इज आल्सो वेरी नेसेसरी, हेंस यू शुड ट्राई टू लिमिट द यूज ऑफ मीडिया। Then they're saying train to use the toilet. ये काफी important टाइम होता है जब बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही होती है, पर्सनल हाइजीन कैसे बच्चा मेंटेन करे, कैसे इंडिपेंडेंट बने टू यूज अ टॉयलेट, ये वो वाला समय है। So this is the time where the toilet training is also happening. Then we talk about what should happen in 4 to 6. So first is 4 से 6 साल की उम्र में बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, राइट? वो कौन से 4, आई थिंक 4 साल की उम्र में उसको केजी में लिया जाता है जनरली, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड प्रोबेबली अदर नॉर्म्स। तो नाउ दिस इज द टाइम दैट द चाइल्ड विल बी गोइंग टू स्कूल। सो यू व्हाट आर यू डूइंग, यू लेइंग द फाउंडेशन फॉर फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की पहली नींव आप रखते हैं जब बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं 4 साल की उम्र में। तो आप स्कूल का सिलेक्शन, स्कूल में इन्वॉल्वमेंट, आपका स्कूल की लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट आपका, ये सब काफी वाइटल होता है। उसके अलावा दे आर सेइंग वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। तो घर पे हमने बैंडेरा की थ्योरी की थी, हमने बैंडेरा की थ्योरी में ये करा था कि हम बच्चे को कुछ चीजें तो जानबूझ के सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें बच्चा अपने आप घर पे देख के सीख लेता है। तो अगर घर पे वायलेंस हो रहा है, चाहे बच्चे का चाहे किसी और के बीच में, दिस इज अ वेरी अनहेल्दी habit, this is a very unhealthy approach and this should be avoided at all cost. ये unethical है, illegal है, और इस तरह की learnings हमें बच्चे को ना देनी है और ना ऐसा behavior हमें बच्चे के साथ करना है।
Then again, playing and having fun is very important. Read, talk and tell stories. ये बच्चे का भी लर्निंग फेज है, तो आप साथ में स्टोरीज पढ़ें ना. स्टोरीज पढ़नी क्यों जरूरी है? स्टोरीज पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि मे बी बच्चा हर चीज के बारे में एक्सपीरियंस करके ना सीख पाए. गंदे लोग कौन होते हैं, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, भारत में दिल्ली कैसा नजर आता है. तो जरूरी नहीं है हर चीज बच्चा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके सीखे. तो स्टोरीज, कहानी की किताबों के साथ, पिक्चर बुक्स के साथ आप बच्चे की जो इमेजिनेशन है, जो स्कोप है, उसकी दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उसको स्टोरीज के थ्रू यू कैन enhance. Then involve in household activities. By household activities, what do they mean here is कि आप household activities में बच्चे को include करके आप उसको कैसे अपना पर्सनल हाइजीन, घर का हाइजीन, ये सब कैसे मेंटेन किया जाता है, हमें कैसे क्यों ये सब करना चाहिए, ये सारी हैबिट फॉर्मेशन आप इस एज में करा सकते हैं. So this was about responsive parenting in context of child from 0 to 6. 0 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों का तो हमने डिस्कस किया. रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग 0 से 6 के आगे भी चलती है. ऐसा नहीं 6 साल की उम्र के बाद हमें रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग बंद हो जाती है. यहाँ पे कुछ things there some we have very less time, but anyway, so responsive parenting they are saying जो चलती रहती है, ongoing process है, till the day you are parents, you are doing parenting and the parenting that you are doing should be responsible. जब तक आप मम्मी पापा रहते हैं तब तक आप पेरेंटिंग करते हैं और कोशिश करें कि आप रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग करें. यहाँ पे ये कह रहे हैं शो लव विदाउट कंडीशन इज वन ऑफ द थिंग्स दैट शुड हैपन इन रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग. मतलब आप प्यार दें लेकिन कंडीशनल प्यार ना दें. तुम ये करोगे तो फिर मैं तुमसे बात करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी. हर कभी कभी चल सकता है बट नॉट ऑल द टाइम. ओके, ऑर्डर अप एक्सपेक्टेशन विदाउट ईगोटिज्म. आप किसी बच्चे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा एक एवरेज IQ का बच्चा है और क्लास 6 में है और आप चाहते हो कि नहीं तेरे 90% से तो कभी कम आने ही नहीं चाहिए, तो बच्चों से आप पेरेंट्स शुड हैव रियलिस्टिक टारगेट्स. सोचे समझे, आप अपने बच्चे को पहले समझें, उसकी इंटरेस्ट समझें, उसकी कैपेबिलिटी समझें और उनके हिसाब से आप एक्सपेक्टेशंस बनाएं. ऐसे ईगो में आके अपनी कि नहीं मेरा बच्चा तो टॉप करना चाहिए नो मैटर व्हाट, ऐसे नहीं काम होता है. सो यू शुड नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. मोर कैरेट लेस स्टिक्स. More carrot, less sticks means that there should be more love and less punishment. More rewards and lesser punishment. Feed connection, starve reaction. पेरेंटिंग में रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए. रिएक्शनरी मतलब बच्चा जो करे आप उसके बेसिस पे उसको रिएक्शन दो, अच्छा या बुरा या जैसा भी. आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे से connect होए. You start to become, I would not say become friends with your child because that's a very wrong way to connect with your child in whatever manner that is possible. Be playful, ditch the digital. You should be more playful. Then foster wonder, deter gloom. आपको अपने बच्चे के साथ ये कहानी पढ़ना ये सब जैसे है, तो बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप उसको बैठ के कहानी नहीं सुना सकते हो, लेकिन यू कैन सिट एंड वॉच टीवी टुगेदर. आप साथ बैठ के टीवी देख सकते हो. कोई कार्टून जो उसको पसंद है, यू कैन सिट एंड वॉच अ कार्टून विद देम. एंड आप उनमें सेंस ऑफ वंडर, सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, न्यूनेस, इन सबको आप इनकलकेट करते हो. Reward competence, discourage vanity. That's why missing. So they are saying कि आप जो competence है, competence क्या होता है? बच्चे की स्किल, कोई सीख रहा है उसको आप रिवॉर्ड करो. ठीक है, आप जो बच्चा, आप कोशिश करो बच्चा नया कुछ सीखता रहे और आप उसको प्रमोट करने के लिए यू कीप रिवॉर्डिंग मतलब उसको शाबाशी दो, उसको अप्रिसिएशन दो. अलग अलग तरीके से आप उसकी कॉम्पिटेंस को रिवॉर्ड करें. So this was about responsive parenting. I think I have 5 minutes more, so I'll only talk about the styles and not changing styles maybe. So too much of information has been shared possibly in one session. Okay, so this was all about responsive parenting. The responsive parenting is one of the things which is
नीड ऑफ द आवर, अभी हमारे समय की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सोशल चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, तो हमें पेरेंट्स को भी उनसे अपडेटेड रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए टू बी अ रिस्पॉन्सिव पेरेंट. Now, other than that, very academically speaking, there are 4 parenting styles जो कि सबसे easily, I'm sure और भी theorists होंगे, but there are 4 major parenting styles that are there. और ये जो parenting styles हैं, इनके अलावा और भी parenting styles होती हैं, और parenting styles बहुत dynamic change भी हो रही हैं, पर वन ऑफ द प्राइमरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च बॉम्ब्रन ने किया था 1971 में, जिन्होंने 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात की थी. ये 4 तरह की स्टाइल्स आपके सामने हैं. वन इज परमिसिव, द अदर इज अथॉरिटेटिव, नेक्स्ट इज अथॉरिटेरियन, एंड देन देयर इज नेग्लेक्टफुल. परमिसिव, एंड यू कैन आल्सो सी एरोज गोइंग, नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल एरो है दैट इज शोइंग इंक्रीजिंग इन डिमांडिंगनेस, एंड जो वर्टिकल एरो है दैट इज शोइंग इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस. ओके, सो ये जो 4 प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल है, इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिस्टेड आउट है. सो फॉर एग्जांपल, परमिसिव पेरेंटिंग क्या होती है? चाइल्ड ड्रिवन, बच्चे के हिसाब से, रेयरली गिव्स और एनफोर्सेस रूल्स को बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता है. ओवर इंडल्जेस चाइल्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, आप बच्चे के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल. अथॉरिटेटिव स्टाइल क्या होती है? अथॉरिटेटिव स्टाइल होती है सॉल्व्स प्रॉब्लम्स टुगेदर विद द चाइल्ड, काइंड ऑफ नॉट डिप्लोमेटिक बट डेमोक्रेटिक. इट्स काइंड ऑफ अ डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल वेयर यू, आप बच्चे के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम सुन के और उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अथॉरिटेटिव में यू सेट क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, आप फाइनल गोल क्या होना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकल के आना चाहिए, उसको सेट कर लेते हैं और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं और बच्चे के साथ बैठ के उनके इश्यूज को डिस्कस करते हैं और अपने फाइनल एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. Then there is authoritarian style, जो कि पेरेंट ड्रिवन होती है, मतलब पेरेंट्स अपने हिसाब से ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और पनिशमेंट के बेसिस पे बच्चे को चलाते हैं. Then there is one-way communication with little consideration of child's social, emotional and behavioral needs. One-way communication मतलब पेरेंट्स दे कम्युनिकेट की सही क्या है, गलत क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बच्चे का, और जो बच्चे की पर्सनल, सोशल, इमोशनल या बिहेवियरल नीड्स होती हैं उनको थोड़ा कम कंसिडर किया जाता है. उसके अलावा चौथा प्रकार जो बॉम्ब्रन ने बताया था वो था नेग्लेक्टफुल. नेग्लेक्टफुल में दे आर सेइंग दैट पेरेंट्स आर अनइन्वॉल्व्ड और एब्सेंट, बेसिकली लेजस फेयर, जैसे फ्रेंच में कहते हैं लेजस फेयर, मतलब दे डोंट केयर, लेट थिंग्स हैपन व्हाटएवर इज हैपनिंग. So they are uninvolved and absent. They provide little nurturance or guidance. They are indifferent to child social and emotional and behavioral needs. वो बच्चा जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, उनको, if you have seen a film called Matilda, Matilda is also a novel by, I don't remember the author. It's a very famous children's novel, which shows neglectful parenting style, but still the girl whose name was Matilda, how she turned up. So it is a movie about that. So I think this is all that I wanted to share, Richa ma'am. If there is anything, I think I've taken a lot of everybody's time. No, that was required and further. I'll share this presentation I'll email you this presentation if anyone wants to go through it and wants to use it for padhai.